के क्षेत्र में आज एक बड़ी सफलता हमने हासिल की है और वाकई कामयाबी का परचम लहराया है। हालांकि अभी काफी वक्त लगेगा। मंगल ग्रह के लिए जो यान गया है हिंदुस्तान से, मंगलयान, वो वहां पर पहुंचेगा, इसमें वक्त लगेगा, करीब साल भर का वक्त। सितंबर 2014 तक बताया जा रहा है, इसकी मियाद तय की गई है। लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं इसे लेकर। उन सवालों पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन देश के वैज्ञानिकों की इस पर क्या सोच है, सुनिए जरा। One thing is first time traveling to this large distance, that itself is a challenge. Of course, we have gone to the moon, which is about 400,000 kilometers. Now we are talking about 400 million, so that's the difference. But we are not going to do anything during that phase. We simply keep on coasting, and then we have to watch until we reaches Mars, maybe next September sometime. Then we have to fire the rocket engine to put it around Mars. It has always been a very excited and hopeful look towards this mission, and yes, the very first step, very successful, and ahead of us are the next steps about it, and this part of it is somewhat a bit tested, going around in orbit around Earth, and then the next step in terms of pushing it towards Mars is the next exciting stage of this step, which is going to be looked at. And then the most exciting phase of all, when it reaches Mars, which is a little ahead of us, reaches Mars and sends back communication successfully to us. And then what is it that it has sent? What does the signal say? So that और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि न्यूज 24 पर एक खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। देश के कई बड़े वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बीके त्यागी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा आपका इस पर नजरिया क्या है, चूंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां लोगों के सामने तमाम बुनियादी दिक्कतें हैं, फूड सिक्योरिटी बिल आप लाते हैं, खाने के लिए खाना मैसर नहीं है लोगों को, वहां इतना पैसा खर्च करना उस अभियान के लिए जिसको लेकर हम आश्वस्त नहीं है, क्या सही आप मानते हैं? जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान में जो हम बेसिक जो हमारी रिसर्च होती है, वो जरूरी नहीं है कि उसका जो फल है वो हमें आज ही मिल जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हमारा पिछले 50 साल पहले के लगभग हमारा जो स्पेस का कार्यक्रम शुरू हुआ, और या जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फंडामेंटल खोज हुई, रिसर्च हुई, उसका जो लाभ है वो आज हमें मिल रहा है कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन। लेकिन वर्तमान ज्यादा जरूरी है कि भविष्य, ये बताइए सर। नहीं, देखिए, अगर वर्तमान में हमारे पास खाने के लिए चीजें नहीं है, एक सोच है दरअसल, इस पर भी सवाल खड़े हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए चीजें नहीं है। देखिए, हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन में है, तभी तो आप फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल एक कहीं की एक राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा। वैज्ञानिकों ने विज्ञान के जरिए आज फूड सिक्योरिटी बिल आपको लाना पड़ रहा है। विज्ञान ने इतनी विज्ञान के जरिए हम इतना आज पैदा कर पा रहे हैं कि हम सब लोगों को पेट भर सकें। अच्छा। सब लोगों तक पहुंचता नहीं है, वो एक अलग बात है। विज्ञान ने अपना काम कर दिया है। अच्छा, विज्ञान से आगे भ्रष्टाचार निकल जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन विज्ञान पे भारी पड़ा भ्रष्टाचार, ये नहीं, देखिए, एक मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं जो बात समझने के लिए, कि आज भी हमारे देश में जो ट्यूबरक्लोसिस है और मलेरिया से काफी मौतें होती हैं, विज्ञान ने उसका समाधान बहुत पहले दे दिया है। तो बात यह है कि विज्ञान अपना काम करता रहता है, लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक उसका लाभ पहुंचे कैसे, ये भी हमें सोचना होगा। ये एक अलग मुद्दा है। सीवी देवगन जी, इससे ऐसा क्या हासिल हमें होने जा रहा है जिसके आधार पर कल को वैज्ञानिक कह सकेंगे कि नहीं, हमने बिल्कुल सही कदम उठाया था? ऐसा क्या मिलने जा रहा है? अगर 5 चीजें मैं आपसे पूछूं। जब हम लोग मार्स पर ऑर्बिटर ये फाइनली पहुंच जाएगा, तो सबसे पहली उपलब्धि तो ये होगी कि जो हम लोग गणनाएं करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्थित होना चाहिए, तो वो हमारी टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट को वो दोबारा पुख्ता करेगा कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसका जो हमें फायदा मिलेगा, जो हम आम जो आदमी के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आप भले ही अपने मोबाइल फोन की बात करें या इंटरनेट की बात करें, ये कभी भी हम लोगों के लिए नहीं डायरेक्टली बने थे। ये इनडायरेक्टली कहीं से ऑफ शूट टेक्नोलॉजीज हैं। इंटरनेट की बात करते हैं तो 2 लैब के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये शुरू हुआ था, लेकिन आज आप देखिए हमारी लाइफ में इंटरनेट एक जरूर चीज बन चुका है। क्रांति की तरह देख रहे हैं, क्रांति की तरह हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होती हैं। तो ये जो एक तो टेक्नोलॉजी की बात होगी, दूसरा हम लोग, इंसान की ये फितरत होती है कि वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई जीवन की।
तो उसी का आंसर ढूंढने के लिए हम लोग मतलब जीवन के रहस्य को भी तलाशने की कोशिश। अमिताभ जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जरा आम लोगों की भाषा में बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दुनिया भर में जो बड़े देश हैं जो इस तरह के अभियान में शरीक हुए हैं उन पर रौब गांटने के लिए कि हम भी उस क्लब में शामिल हो जाएं, इस तरह का प्रयोग हम कर रहे हैं? नहीं, ये बात रौब की नहीं है, बात हमारी जरूरत की है। हमारी भी जरूरत है कि हम एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बने, और रास्ता विज्ञान के जरिए होता है, अभिज्ञान या अंधविश्वास के जरिए नहीं होता है। और विज्ञान से टेक्नोलॉजी आती है, उसका बाय प्रोडक्ट है। पर्पस कभी साइंस का टेक्नोलॉजी नहीं होता है, साइंस का एक ही पर्पस होता है, क्यूरियोसिटी थी, हमारी उत्सुकता होती है जानना कुदरत में कैसे ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये नॉलेज हमको आगे बढ़ने का रास्ता, मतलब आप ये कह रहे हैं पुख्ता तौर पे कि भारत जैसे देश के लिए भी इस अभियान की जरूरत है? जी हाँ। कल जब मंगल पे इंटरनेशनल मिशन जाएगा, किसी एक राष्ट्र के बस की बात नहीं, एक प्राइवेट कंपनी की बात छोड़ दीजिए, किसी एक राष्ट्र के बस की आज बात नहीं है कि मंगल पर एक कोई बड़ा अभियान भेज सके। उसके लिए बहुराष्ट्रीय मिशन होंगे, जैसा कि आपके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी साइंस प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं, चाहे लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर हो, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, या आज जो बड़े बड़े टेलीस्कोप भी बन रहे हैं, 30 मीटर टेलीस्कोप। और मंगल पर अभियान को लेकर अमिताभ जी, रूस और अमेरिका जैसे देश एक साथ काम कर रहे हैं, जो कि कोल्ड वॉर के दिनों में बिल्कुल अलग अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब हम उसे मानेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रेक थ्रू जो हम करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए मंगल के ऑर्बिट में इसको डालना है, उसके लिए जब रॉकेट वहां पे जा रहा है तो पहले तो उसके जो स्टार सेंसर हैं वो ये डिटेक्ट करेंगे किस डायरेक्शन में मोशन है, किस वेलोसिटी से जा रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब इसको प्रिसाइसली पहले टर्न किया जाएगा कि सही डायरेक्शन में आगे जा रहा है, फिर उसको पूरा घुमा के उल्टा कर दिया जाएगा जिससे कि रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में फायर कर सकें। वो भी प्रिसाइज एंगल पे जाके आना चाहिए। तो ये जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो अभी हमको टेस्ट करेंगे कि हमारा डीप स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना एफिशिएंट है, हम दूसरे देशों का भी इस्तेमाल करेंगे, अपने मिशन का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ब्रेक थ्रू हमारे बाकी हर फील्ड में एप्लीकेबल फील्ड में, ये अपने दर्शकों को जरा बता दें कि इन तमाम सवालों और जवाबों के बीच में एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी देखने को मिल रही है कि मंगल ग्रह पर जाने के बहाने एक पूरा बाजार भी सज रहा है। कई ऐसी एजेंसियां सामने आ गई हैं जो ये दावे कर रही हैं कि आपको मंगल ग्रह पर भेज देंगी, आप वहां पर जाकर जीवन यापन करेंगे। विनोद कोटिया हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी इसी तरह से मिशन पर जाना चाहते हैं और बाकायदा उसके लिए उन्होंने बुकिंग करवाई है। ऐसी कौन सी बात है विनोद जो आपको आकर्षित करती है कि आप मंगल ग्रह पर जाएं? पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, फिलहाल तो आज की डेट में सिर्फ एक ही एजेंसी है, मार्स वन, जो मंगल पे भेजने के लिए जिसने प्लानिंग की है। अच्छा। और दूसरा जो फ्रॉड वगैरह बोलते हैं, तो आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके इतना पैसा आप कलेक्शन नहीं कर सकते कि आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आप आगे जा सके। तो फ्रॉड वाला इशू तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि जो भी फंडिंग होगी स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगी। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी या स्पॉन्सर्स होंगे वो लोग फुल प्रूफ देखेंगे कि आपका ये प्लान है, फिजिबल है कि नहीं है, तभी वो पैसा लगाएंगे और उसमें उनको रिटर्न कितना मिल रहा है वो सब देखेंगे। तो फ्रॉड वाला इशू तो यहाँ निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने एप्लीकेशन के लिए एक एप्लीकेशन फी दी थी, तो फ्रॉड का तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। और फिलहाल एक ही ऑर्गेनाइजेशन मार्स वन है जो अभी जिसका हम आगे बढ़ रहे हैं। देवगन जी, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि इस तरह की चीजें विदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं, इस तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं आपको। लोग तो, अगर आप यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर लोग जो हैं अपने जन्मदिन पे स्टार्स को भी खरीदते हैं $100 में। अच्छा। क्योंकि अर्थ की अगर बात करें, अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें हैं स्पेस में, उसमें कोई भी इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता। तो कोई भी आकर आपको बोले कि मैं ये स्टार या मून पे आपको प्लॉट भेज दूंगा, तो अगर जिसने खरीद लिया तो ना तो वहां जाके देखने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है। तो ये एक तरह से लॉ के बाहर चीजें हैं, और ये हमारे लिए तो ऑलमोस्ट एक फ्रॉड की तरह है कि आपसे लोग जो हैं आपको लुभावने वादे दिखाकर आपसे पैसे ले रहे हैं। बीके त्यागी जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की ये जो खबर है देखकर हो सकता है बहुत लोगों के जहन में ये बातें आ रही हो कि क्यों ना हम भी चले मंगल पर। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक मानव मस्तिष्क की कहें कि क्यूरियोसिटी है कि जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए। ये एक मानव की जन्मजात प्रवृत्ति है। अगर ऐसा ना होता तो लोग शायद जो और क्या बाजार इसको भुनाता है? बाजार की जो संस्कृति है वो अभी थोड़ी हावी है। तो इसमें कुछ ऐसे जो लोग हैं बीच में आएंगे, वो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि बहरहाल आने वाले 100 सालों तक मुझे लगता है कि ये संभावना नहीं है कि वहां पे जाके रहने लायक जो सुविधाएं हैं वो अभी पैदा हो पाएंगी, क्योंकि अभी हमने उसको पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यहाँ तो मैं बताना चाहूंगा। हाँ, अमिताभ जी, आता हूँ आचार्य जी आपके पास। कि इंटरनेशनल जो अभी तो सारे स्पेस मिशन है गवर्नमेंट के होते थे, अभी जरूर है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज आनी शुरू हो गई हैं।
लेकिन मोस्टली प्राइवेट कंपनीज का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उनका एक स्कोप है कि आप क्या कर सकते हो। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी को वो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करती हैं, पर्टिकुलर सब सिस्टम बना के डेवलप करके उनको देती हैं। कुछ एजेंसियों ने अपने मिशन ऑर्बिटर लॉन्च करने शुरू किए। अभी सभी की सब ऑर्बिटर फ्लाइट हुई हैं। पहली बार एक जो था वो जाके आईएसएस से जाके कनेक्ट किया, मेरे ख्याल से स्पेस इंस्टीट्यूट ने, एजेंसी ने। तो अब ये शुरुआत हुई है प्राइवेट स्पेस की। लेकिन ये कहना कि हम इंसान को अभी मंगल पे भेज देंगे, ये बहुत दूर की कौड़ी इसलिए भी कि अभी वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अभी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि आप वहां पर चांद पे से कोई प्लॉट खरीद बेच नहीं सकता, उसका कोई मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं, वो कैसे बेच सकता है? जिसके आप मालिक हो वही चीज आप बेच सकते हो, तो उसको फ्रॉड कहा जाएगा। ऐसे ही मार्स पर जाने की भी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अभी वहां पर पूरे आपको मतलब इंसानों के शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, एक पूरा आपको एक क्लोज एनवायरमेंट, क्लोज इकोसिस्टम जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है कि आप मतलब सालों तक उसमें बाहर से मतलब अपने आप में सेल्फ सस्टेन करे। उसमें एनर्जी सोर्स है, उससे एनर्जी आ रही है, सारे उसमें खाना भी आपको उसके अंदर प्रोड्यूस करना। मार्स की सरफेस पे आप 1 सेकंड के अंदर रहना, आपके मतलब कुछ मिनटों में आपकी जान निकल जाएगी। जी जी। मार्स तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ध्यान से सुने, ये तमाम जो मशहूर वैज्ञानिक न्यूज 24 के पैनल में मौजूद हैं, जो सलाह आपको दे रहे हैं। अगर आपको इस बहाने कोई मूर्ख बना रहा हो तो आप सावधान रहें। आचार्य राममिलन शुक्ला जी, ज्योतिष विज्ञान के लिहाज से मंगल ग्रह का क्या महत्व, जरा ये भी मैं समझना चाहूंगा। हमारे आसपास जो तीनों वैज्ञानिक मित्र बैठे हैं, अध्यात्म का और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। और जो तीनों मित्र बैठे हैं उनके आप मस्तिष्क को देखें तो तीनों की मानसिक संरचना फोरहेड से बराबर एक जैसी है। और यथा अंडे तथा पिंडे, आप देखें तीनों का चारों का उभार एक जैसा हुआ। अच्छा, और उसके पश्चात जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के शरीर में चिंतन धारा के रूप में परिलक्षित होता है। वेद में एक मंत्र आता है, ऋचो अक्षरे परमो व्यमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु। मतलब जितना भी ज्ञान है। अच्छा, आपके मुताबिक मंगल ग्रह पे इंसान गया नहीं गया कभी वापस? अगर हम मेरे मुताबिक इतिहास के पन्नों में तलाशें, मैं इतिहास के पन्नों में नहीं, वैज्ञानिक दूसरे युग की बात अगर तो वैदिकम ज्ञानम विज्ञान तो पृष्ठतो नवम, जितने भी हमें वैज्ञानिक शोध का आधार मिल रहा है वो वेद ही है। लेकिन वैदिक काल में लोग आज यांत्रिक प्रक्रिया से जा रहे हैं, आत्म के बल के आधार पर चंद्रलोक में भी जाते थे। और ऐसी घटनाएं पंडित नेहरू के समय में आई कि एक योगी ने उनको अपने हथेली पर खड़ा कर दिया और उसके पश्चात वो शीर्षासन 1 घंटे तक करते थे, पुराने लोगों को पता है। तो मूल कहने की बात है कि जो एक व्यापार की प्रवृत्ति, वैदिक काल में विश्वामित्र एक ऐसा ऋषि हुआ जिसने त्रिशंकु की लौकिक जिजीविका को पूरा करने के लिए कहा हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। लेकिन इनकी सत्यता क्या है, इस पे सवाल खड़े होते हैं ना। देखो, सत्यता वैज्ञानिक उपकरणों से इसको नहीं आंका जा रहा, यह अनुभूति का विषय है। अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं? विज्ञान और जो धर्म है, जो दर्शन है, उसमें बहुत मोटा फर्क है कि विज्ञान शक पर आधारित होता है, डाउट। पहली चीज है विज्ञान की। दूसरा है कुछ डाउट को आप चेक करें कुदरत में जाके, ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन से आपको एक अपना एक मॉडल बिल्ड करते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। और आस्था में उससे प्रेडिक्शन करते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट के बाद जो प्रेडिक्ट कर रहा है वही हुआ, तब भी उससे पक्का नहीं हुआ, अभी इसको दूसरे लोग भी वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक 400 सालों का विज्ञान का सिर्फ इतिहास है। विज्ञान बहुत पुराना नहीं है। जब गैलीलियो ने दूरबीन से चंद्रमा को देखा, अपना शनि को देखा, शुक्र को देखा, बृहस्पति को देखा, तो पूरी दुनिया की शक्ल ही बदल दी कि मतलब कि ये सारे जो पिंड हैं इनको देवी देवता समझते हैं, भौतिक पिंड है धरती जैसे। चंद्रमा पे पहाड़ हैं, घाटियां हैं, गड्ढे हैं, उस पे क्रेटर्स हैं। इनकी रिपोर्ट किसी भी उस हमारे आदिकाल के ऋषि ने या किसी मौलवी ने किसी ने नहीं की कि वहां पे जाके कोई वहां पे इस तरह की चीजें हैं कि रोज जो दावे थे कि हम रोज होके आते हैं। ठीक है, मतलब विज्ञान की एक शिकायत है कि ठीक है हमारे दर्शन आपको कुछ शांति देता हो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विज्ञान की जो यात्रा है वो मेहनत से आपके बुद्धि का